हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नॉर्मेलिटी। बेसिकली हम लोग नॉर्मेलिटी के बारे में बात करेंगे, लेकिन मैं मोलरिटी भी साथ के साथ आपको समझाऊंगा ताकि आपको नॉर्मेलिटी और अच्छे से समझ में आए। नॉर्मेलिटी जो है उसके हम लोग बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि जो डाउट रह जाता है उनको कि नॉर्मेलिटी एक्चुअली में है क्या। जब वो आगे पढ़ते जाते हैं तो फॉर्मूले अडॉप्ट कर लेते हैं, फॉर्मूलों को लर्न कर लेते हैं और नॉर्मेलिटी की बेसिक चीज वो नहीं जान पाते हैं। लेकिन जो बच्चे अभी स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ना, जिन्होंने अभी नॉर्मेलिटी मोलारिटी पढ़ी है, उनको बहुत कंफ्यूजन रहती है कि ये नॉर्मेलिटी है क्या, इसके फॉर्मूले कैसे बने। तो मैं आपको थोड़ा सा एक हिंट देना चाहता हूं उसी बेसिक चीज के ऊपर, और बिल्कुल बेसिकली समझाऊंगा कि नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले जो है वो कैसे ड्राइव हो रहे हैं मोलारिटी के कंपैरिजन में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए मैंने एक बीकर लिया, उसमें थोड़ा वाटर ऐड कर दिया। वाटर ऐड करने के बाद मैंने उसमें 3 स्पून जो है, मैंने उसमें 3 स्पून सॉल्ट के ऐड कर दिए। ठीक है, 3 स्पून मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया, लेकिन उस 3 स्पून में से सिर्फ 2 स्पून ही जो है डिजोल्व हो पाया। ठीक है, कितना डिजोल्व हो पाया? 2 स्पून। तो अब जो 1 स्पून सॉल्ट रह रहा है अभी भी वो उसके अंदर ही है। ठीक है, तो मोलारिटी की अगर हम लोग बात करें, हम लोग अगर पूछे मोलारिटी के हिसाब से, तो मोलारिटी बोलेगा कि इसके अंदर 3 चम्मच जो है वो सॉल्ट एडिड है। लेकिन अगर हम लोग नॉर्मेलिटी से पूछेंगे तो नॉर्मेलिटी बताएगा कि जो नॉर्मेलिटी को समझ लो कि नॉर्मेलिटी हम लोग पानी को टेस्ट करके देख रहे हैं। अगर हम लोग पानी को टेस्ट करते हैं तो पानी में जो टेस्ट है वो 3 चम्मच का आएगा कि 2 चम्मच सॉल्ट का आएगा? वो 2 चम्मच सॉल्ट का आएगा, क्योंकि तीसरी चम्मच जो है अभी वो डिजोल्व नहीं हुई है, भले ही उसके अंदर है। तो ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, अब ये जो चीज मैंने आपको बताई है, ये बस मैंने आपको एक हिंट दिया है दोनों में डिफरेंस होने का, कि मोलारिटी जो है वो पूरे सॉल्यूट के साथ काम करती है और नॉर्मेलिटी जो है वो एक्टिव पार्ट के साथ काम करती है। ठीक है, थोड़े से एक्टिव पार्ट को लेकर चलती है। बिल्कुल जो मैंने आपको बताया बिल्कुल ऐसा नहीं है, एकदम एग्जैक्टली ऐसा नहीं है। कोई आपसे अगर इनके डिफरेंस पूछता है तो आप ये मत बताना। ये बस मैंने आपको एक हिंट दिया है थोड़ा दोनों को अलग तरीके से डिफाइन करने के लिए। तो आइए हम लोग चलते हैं, मैं फॉर्मूले आपको समझाऊंगा और इस तरीके से समझाऊंगा। ये मेरा बिलीव है कि आप लोगों को फॉर्मूले दोबारा जो है याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उनको खुद से ड्राइव कर सकते हो। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस करो तो, और प्रैक्टिस करें तो हर चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है अगर आपको पता हो तो? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, और वो किस में हम लोग लेते हैं? लीटर में। ठीक है, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले में आपने देखा होगा, कई जगह पे आपने पढ़ा होगा, ऊपर लिखा होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज डिफरेंट लेके चलूंगा और आपको उसी तरीके से पढ़ना है। देखिए यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ मोल। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इक्विवेलेंट मोल। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? इक्विवेलेंट मोल। आइए बताऊंगा कि इक्विवेलेंट मोल क्या है। देखिए, इक्विवेलेंट का मतलब है यहाँ पर कि जो एक्टिव पार्ट है वो, इक्विवेलेंट का मतलब क्या है? जो सॉल्यूशन के साथ एक्टिव पार्ट है वो। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे? इक्विवेलेंट मोल। और नीचे हम लोग क्या लेंगे? वही मास ऑफ सॉल्यूशन। और किस में लेना है? वो भी लीटर में लेना है। अब आपको इन दोनों में क्या डिफरेंस दिखाई दिया? आपको इन दोनों में डिफरेंस दिखाई दिया नंबर ऑफ मोल, और यहाँ पे क्या है? इक्विवेलेंट मोल। और इक्विवेलेंट मोल जो है आप सभी ब्रैकेट में लिख लेना। इक्विवेलेंट मोल जो मैंने लिखा है वो उसको लिखा है ग्राम इक्विवेलेंट को। ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट आप लोग देखोगे मैंने ग्राम इक्विवेलेंट को इक्विवेलेंट मोल लिखा है, इससे आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब आप देखना, मास ऑफ सॉल्यूशन तो आप लीटर में ले लोगे। नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? आप सभी को ज़्यादातर पता होगा। नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए हम लोग मास लिखते हैं जो हमें गिवन है सॉल्यूशन में, सोल्यूट का, और डिवाइड करते हैं सोल्यूट के मोलर मास से। ठीक है, तो भाई इक्विवेलेंट मोल कैसे निकालें? आइए इक्विवेलेंट मोल निकालना भी देख लेते हैं। इक्विवेलेंट मोल हम लोग निकालेंगे, मास गिवन जो है वो हम लोग यहाँ पर भी ऊपर रखेंगे। ठीक है, बट हम लोग जो नीचे वाली चीज है उसको थोड़ा सा अलग करेंगे। अब देखिए, ये जो मोलर मास है तो ये तो 3 चम्मच जो है सॉल्ट हो गया, तो 3 चम्मच क्या हो गया? सॉल्ट हो गया। लेकिन यहाँ पर तो हमें एक्टिव पार्ट की बात करनी था, तो एक्टिव पार्ट कहाँ से निकलेगा? इसी में से तो निकलेगा भाई। एक्टिव पार्ट कहाँ से निकलेगा? इसी में से निकलेगा। तो मोलर मास से ही एक चीज हम लोग निकालते हैं जिसको हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंट मास। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इक्विवेलेंट मास। अब आपने देखा कि यहाँ पर बहुत चीजें कॉमन चल रही हैं। यहाँ पर भी गिवन मास था, यहाँ भी गिवन मास है, यहाँ मोलर मास था, और यहाँ पे क्या है? इक्विवेलेंट मास है। बस यही चीज आपके आगे क्या आई है? डिफरेंट आई है। तो इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? अब आप यही सोच रहे होगे। तो इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला दिया होता है। इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, जिसमें हम लोग
मोलर मास से निकाल रहे हैं ना, कहाँ से निकाल रहे हैं, मोलर मास से, क्योंकि एक्टिव पार्ट को हम लोग कहाँ से निकालेंगे, मोलर मास से। तो हम मोलर मास को हमारे एक फैक्टर होता है उससे डिवाइड करते हैं, ठीक है। उस फैक्टर को अगर आप डिफरेंट वीडियोस देखोगे डिफरेंट टीचर्स की, तो कहीं पर उन्होंने जेड फैक्टर बोला है, किसी ने एक्स फैक्टर बोला है, किसी ने एन फैक्टर बोला है। बेसिकली आप सुनोगे एन फैक्टर, तो वो एन फैक्टर जो है वो एक आयन फैक्टर होता है, जिसको मैं अपनी तरफ से लिख रहा हूं आई फैक्टर, ठीक है। आपने जिस भी तरीके से समझा है, जैसे भी नोट किया आप वैसे नोट कर सकते हो, मैं इसको लिख रहा हूं आई फैक्टर। तो जो आई फैक्टर है ये है आयन फैक्टर, ठीक है। अब ये आयन फैक्टर क्या है, बेसिकली जो है पूरा का पूरा इसका जो भी सॉल्यूशन है वो सब इसी के ऊपर डिपेंड है, आयन फैक्टर के ऊपर। तो आप अब समझे कि नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, मोलैरिटी, और नॉर्मेलिटी क्या होती है, इक्विवेलेंट मोल डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मोल तो निकालते हैं गिवन मास अपॉन मोलर मास, इक्विवेलेंट मोल कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन में इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास एक नई चीज आई है जो मोलर मास से ही निकलती है, मोलर मास के एक्टिव पार्ट से ही निकलती है। तो इक्विवेलेंट मास कैसे निकलता है, मोलर मास डिवाइड करते हैं उसको आयन, जो हमारा आयन फैक्टर है उससे, ठीक है। तो आयन फैक्टर अगर हम लोग लगाएं तो देखते हैं किस किस तरीके से आयन फैक्टर्स आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आयन फैक्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं, एसिड के बारे में, ठीक है। हम लोग यहां से निकालते हैं एसिड्स का आयन फैक्टर, ठीक है। तो एसिड्स के आयन फैक्टर के लिए आपको देखना है कि वो एसिड कितने H पॉजिटिव आयंस को रिलीज करता है, कितने H पॉजिटिव आयंस को क्या करता है, रिलीज करता है। हमें चेक करनी है उसकी बेसिसिटी, उसको हम लोग कहते हैं बेसिसिटी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए मेरे पास है HCl, और HCl हमें जो आयंस डिसोसिएट करके देता है वो देता है H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, ठीक है। तो आप देखना सबसे पहले कि रिएक्शन बैलेंस्ड है या नहीं, ये रिएक्शन जो है बैलेंस्ड है, ठीक है। तो इस HCl ने एक्टिव पार्ट कितना दिया, एक पार्ट एक्टिव दिया। आपको या तो कैटायन का चार्ज देखना है टोटल, या एनायन का चार्ज देखना है टोटल, इस बात का ध्यान रखना। और मोस्टली आप लोग देखोगे कि कैटायन के चार्ज से ही हम लोग चलते हैं, तो हम भी कैटायन के चार्ज से ही चलेंगे। तो टोटल चार्ज कैटायन का कितना है यहाँ पे 1 पॉजिटिव, यानी एक पार्ट में, एक पार्ट देखिए, एक पार्ट में HCl में एक पार्ट पूरा जो है एक्टिव है, पूरा क्या है, एक्टिव है, यानी इसका पूरा पार्ट क्या है, एक्टिव है। तो पूरा पार्ट एक्टिव है तो मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी दोनों क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, ठीक है। जिसमें वैलेंसी फैक्टर 1 होता है। देखिए वैलेंसी फैक्टर हमने कैसे निकाला, आपको टोटल चार्ज देखना है कैटायन का या एनायन का, यहाँ पर टोटल चार्ज कितना है 1। तो यहाँ पर जो हमारा वैलेंसी फैक्टर है वो कितना हो जाएगा 1, ठीक है, वो कितना हो जाएगा 1। तो वैलेंसी फैक्टर लिख लेना है, इसको आयन फैक्टर मत लिखना, वैलेंसी फैक्टर लिख लेना। तो वैलेंसी फैक्टर कितना है हमारा 1। अब देखिए जब वैलेंसी फैक्टर 1 होता है तो मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी दोनों सेम हो जाती है। वो किस तरीके से हो जाती है, वो कहां पे चीज बनी जो दोनों सेम हो गई। देखिए नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन में मोलर मास, मास अपॉन में मोलर मास, ठीक है। इस चीज को समझ लेना कि जब वैलेंसी फैक्टर 1 होता है तो क्यों नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी सेम हो जाती है। और इक्विवेलेंट मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन में, अभी मैंने ऊपर बताया आपको वही चीज बता रहा हूं, मास अपॉन में इक्विवेलेंट मास, ठीक है। अब एक चीज देखना, हम लोग जो है मोलैरिटी के लिए नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है, और नॉर्मेलिटी के लिए इक्विवेलेंट मोल डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन करते हैं। अगर ये दोनों वैल्यू सेम हो जाए, अगर ये दोनों वैल्यू क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो उस सॉल्यूशन में मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी दोनों सेम हो जाएंगी, ठीक है। अब ये दोनों वैल्यू सेम कब होगी, आप देखते जाओ, बहुत ही सिंपल है। दोनों वैल्यू सेम कब होगी, देखिए यहां पर भी मास वही रखना है, यहां भी मास रखना है, क्योंकि हम सेम सॉल्यूशन के लिए बात कर रहे हैं। तो अगर मोलर मास और इक्विवेलेंट मास सेम हो जाए, अगर मोलर मास और इक्विवेलेंट मास सेम हो जाए, तो नंबर ऑफ मोल्स एंड इक्विवेलेंट मोल दोनों भी क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, एंड मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो आइए देखते हैं इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं। इक्विवेलेंट मास भाई निकालते हैं हम लोग, जिसमें हम लोग मोलर मास को डिवाइड करते हैं किससे, हमारे वैलेंसी फैक्टर से। अब आपने देखा अगर वैलेंसी फैक्टर 1 हुआ, अगर वैलेंसी फैक्टर क्या हुआ 1 हुआ, तो वैलेंसी फैक्टर 1 होते ही इक्विवेलेंट मास और मोलर मास दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, सेम। और दोनों सेम हो गए तो नंबर ऑफ मोल एंड इक्विवेलेंट नंबर ऑफ मोल भी सेम, और ये दोनों सेम हुए तो नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, ठीक है। आइए एसिड का एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। मान लीजिए मैं ले लेता हूं H2SO4। तो H2SO4 को जब डिसोसिएट करोगे आप, तो ये देखोगे
कि सल्फेट पे 2 नेगेटिव चार्ज आता है, क्योंकि इसका जो चार्ज है वो 2 नेगेटिव रहता है, लेकिन यहाँ पर एक H नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पर 2 H लगे हुए हैं, तो यहाँ पर आपको 2 लगाना पड़ेगा रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। तो अब आप देखिए कि जब यहाँ पर 2 आया या 2 H आयंस लिख सकते हो आप, तो टोटल कैटायन का चार्ज कितना हो गया 2, और टोटल एनायन पे चार्ज भी कितना है 2। ठीक है, तो वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया हमारा, वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया हमारा 2। ठीक है, वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया हमारा 2। तो अब आप यहां से इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हो, जो भी इसका मोलर मास है उसको वैलेंसी फैक्टर से डिवाइड कर लेना, तो आपका क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट मास आ जाएगा। तो ये था आपका एसिड का निकालने का। ठीक है, एसिड के वैलेंसी फैक्टर निकालने का। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि बेस के वैलेंसी फैक्टर किस तरीके से निकाले जाएं। तो अगर आपको बेस के वैलेंसी फैक्टर निकालने हैं तो आपको पता होना चाहिए कि बेस कौन से आयंस रिलीज करते हैं। बेस रिलीज करते हैं OH नेगेटिव आयंस। ठीक है, बेस रिलीज करते हैं OH नेगेटिव आयंस। तो हम लोग ले लेते हैं, मान लीजिए NaOH से स्टार्ट कर लेते हैं, बहुत ही कॉमन बेस है, बार बार यूज होता है काफी रिएक्शंस में। तो NaOH से यूज करेंगे तो Na पॉजिटिव बनेगा और OH नेगेटिव बनेगा। कंप्लीट डिसोसिएशन हो रही है, यहाँ पर भी कंप्लीट डिसोसिएशन होती है। तो वैलेंसी फैक्टर यहाँ पर क्या है, वैलेंसी फैक्टर यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1। और अगर वैलेंसी फैक्टर 1 आया तो नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी दोनों भी क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। मैंने आपको अभी बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करा कि क्यों सेम हो जाएगी। ठीक है, हम लोग एक और बेस की बात कर लेते हैं, जिसमें हम लोग ले लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं। ठीक है, तो कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, इसलिए OH का ट्वाइस हो जाएगा। इसको आप लोग ब्रेक डाउन करोगे तो Ca2 पॉजिटिव मिलेगा आपको और 2 OH नेगेटिव मिलेंगे। ठीक है, 2 OH नेगेटिव आयंस मिलेंगे। तो आप चाहे कैटायन का चार्ज देख लीजिए, एनायन का टोटल चार्ज देख लीजिए। ठीक है, इन दोनों को ऐड नहीं करना है, ध्यान रखना है, इन दोनों को ऐड नहीं करना है। एक्टिव पार्ट आपको मिल चुका है कि इतना पार्ट एक्टिव है, तो 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका मतलब यहां पर जो बैलेंसी फैक्टर हम लोग आई से डिनोट कर रहे हैं वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मेरी बात का ध्यान रखना, आप लोग कभी भी किसी ऐसी वैल्यू पे डिपेंड होकर मत चलो, क्योंकि आप डिफरेंट वीडियोस देखोगे तो उसमें आपको डिफरेंट चीजें मिलेंगी, कहीं पे N, कहीं पे X, कहीं पे Z लिखा होगा। ये है एक बैलेंसी फैक्टर। आप लोग चाहे इसको यहाँ पर कुछ भी लिख लीजिए, बस आपको उस कंसेप्ट को क्लियर होना चाहिए, आपको वो चीज बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो हमने बेस के लिए देख लिया कि बेस के लिए हम लोग किस तरीके से आयन फैक्टर को फाइंड आउट करते हैं। हम लोग अब बात कर लेते हैं सॉल्ट्स की। ठीक है, किसकी बात कर लेते हैं, सॉल्ट्स की। तो सॉल्ट में जो होता है, सॉल्ट में जब सॉल्ट के आयन डिसोसिएट होते हैं तो एक कैटायन बनता है और आयन बनते हैं। ठीक है, रिएक्शन देख लेते हैं। मान लीजिए NaCl है, तो NaCl जब डिसोसिएट होगा तो Na पॉजिटिव बनेगा और Cl नेगेटिव बनेगा। तो यहाँ बैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा, 1। आपको रिएक्शन को बैलेंस करके देखना बहुत जरूरी है, तभी आपको टोटल चार्ज का पता चलेगा। ठीक है, तो अब हम लोग एक और सॉल्ट ले लेते हैं। मान लीजिए सोडियम सल्फेट ले लेते हैं, Na2SO4। ठीक है, Na2SO4। तो यहां से जो सोडियम है उस पर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि उस पर एक ही चार्ज होता है। ठीक है, और सल्फेट की वैलेंसी होती है 2 नेगेटिव, तो 2 चार्ज आ गया। अब यहाँ पर सोडियम के 2 एटम है तो यहाँ पे 2 लगाएंगे, 2 पार्ट को डिसोसिएट करेगा। तो 2 पार्ट को डिसोसिएट कर रहा है, 2 आयंस को, 2 चार्ज को डिसोसिएट कर रहा है, तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा, इसका वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा 2। ठीक है, इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा, 2। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि वैलेंसी फैक्टर जो है किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा कंपैरिजन पूरा मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी का, और उसके पूरे फॉर्मूले को कंपेयर करते चलेंगे, जितने भी फॉर्मूले हमारे पास आगे आने वाले हैं। तो आपने देखा कि नॉर्मेलिटी क्या थी, नॉर्मेलिटी जो है वो एक्टिव पार्ट के साथ काम कर रही है, कितने आयंस डिसोसिएट हुए हैं उसके साथ काम कर रही है, और मोलैरिटी ये नहीं बता रही है। ठीक है, तो मोलैरिटी क्या होती है, मोल्स पर लीटर, यानी मोल्स डिवाइड करते हैं मास ऑफ सॉल्यूशन से। और जो हमारे नॉर्मेलिटी क्या है वो इक्विवेलेंट मोल्स पर लीटर है। ठीक है, इक्विवेलेंट मोल्स क्या है, पर लीटर, यानी मास ऑफ सॉल्यूशन लेना है, इक्विवेलेंट मोल को उससे डिवाइड करना है। ठीक है, इक्विवेलेंट मोल मैंने आपको बताया, आप चाहे तो नंबर ऑफ ग्राम भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट भी लिख सकते हैं। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। तो हमने देखा कि मोल कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास, और इक्विवेलेंट मोल कैसे निकालते हैं, मास अपॉन में गिवन मास। फिर हमने देखा कि इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं, मोलर मास से ही निकला है इक्विवेलेंट मास, मोलर मास से ही क्या निकला है, इक्विवेलेंट मास। तो मोलर इक्विवेलेंट मास कैसे निकला, मोलर मास डिवाइडेड बाय में वैलेंसी फैक्टर, जिसको मैंने आई लिखा था। अब एक रिलेशन देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, और जो उससे फॉर्मूला आएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और आपके बहुत जगह काम आने वाला है। ये समझ लीजिए कि आपकी बहुत सारी कैलकुलेशन को ये बहुत छोटा कर देगा। ठीक है, नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी को हमने डिवाइड करा है, तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या रखा, इक्विवेलेंट मोल डिवाइडेड बाय में मोलर मास ऑफ सॉल्यूशन,
मोलैरिटी का फॉर्मूला मोल डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन कैंसिल हो गए, बचा क्या, इक्विवेलेंट मोल डिवाइडेड बाय मोल। ठीक है, समझ में आया। आइए आगे चलते हैं। इक्विवेलेंट मोल की अगर आप वैल्यू डालो तो इक्विवेलेंट मोल कैसे आता है, इक्विवेलेंट मोल आता है मास अपॉन में इक्विवेलेंट मास। ठीक है, मास अपॉन में इक्विवेलेंट मास, ऐसे ही आता है हमारे पास इक्विवेलेंट मोल। और मोल कैसे आता है, मास अपॉन में मोलर मास। तो मास से मास कैंसिल हो गया, मोलर मास ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, इक्विवेलेंट मोल उसको डिवाइड करेगा, तो मोलर मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। कुछ नहीं है, ये नीचे था तो यहाँ पर ही डिवाइड होता है, बेसिक सा मैथ है। ठीक है, तो अब आप देखना कि नॉर्मेलिटी डिवाइड बाय जो मोलैरिटी है वो क्या बच गई, मोलर मास ऊपर, इक्विवेलेंट मास नीचे था। इक्विवेलेंट मास क्या था, नीचे था। तो इक्विवेलेंट मास कैसे निकलता है, इक्विवेलेंट मास निकलता है मोलर मास को डिवाइड करते हैं हम लोग किससे, वैलेंसी फैक्टर से। ये भी आपको ऊपर मैंने बताया था इक्विवेलेंट मास को कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो आप देखना मोलर मास कैंसिल हो गए, बचा क्या, वैलेंसी फैक्टर, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा आके। तो नॉर्मेलिटी डिवाइड बाय मोलैरिटी इज इक्वल्स टू वैलेंसी फैक्टर। मोलैरिटी को वहां भेज देंगे तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला बन जाएगा नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। तो अगर आप किसी चीज की मोलैरिटी को आराम से निकाल सकते हो और उसमें वैलेंसी फैक्टर को ढूंढ सकते हो तो नॉर्मेलिटी सीधे निकल जाएगी, आपको ये सारे फॉर्मूले यूज करने की जरूरत नहीं है। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको राइट डाउन कर लेना। अब हम लोग बात करते हैं मोलैरिटी या नॉर्मेलिटी के डाइल्यूशन की। तो डाइल्यूशन मैंने मोलैरिटी का जो है बहुत ही क्लियरली आपको समझाया था मेरी लास्ट वीडियो में, बट फिर से मेरे को आपको समझाना पड़ेगा क्योंकि नॉर्मेलिटी भी समझनी है। तो देखिए, एक सॉल्यूशन लिया हमने, उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी m1 होगी और वॉल्यूम v1 होगा। स्टार्टिंग में हमने माना कि m1 मोलैरिटी और v1 वॉल्यूम। जब आपने उसमें सोलवेंट को ऐड करा, ठीक है, सोल्यूट को नहीं सोलवेंट को ऐड करा, तो सोलवेंट को ऐड करने पर क्या होगा, मोलैरिटी जो है वो बढ़ जाएगी, सॉरी मोलैरिटी चेंज होगी। जो मिक्सचर है हमारा उसमें मोलैरिटी क्या होगी, चेंज हो जाएगी, m2 हो जाएगी और वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, v2 हो जाएगा। लेकिन नंबर ऑफ मोल चेंज नहीं होंगे, मोलैरिटी चेंज होगी, वॉल्यूम चेंज होगी, लेकिन नंबर ऑफ मोल चेंज नहीं होंगे क्योंकि हमने जो है सोल्यूट को ऐड नहीं करा। सोल्यूट के हम लोग नंबर ऑफ मोल निकालते हैं, जो नंबर ऑफ मोल हम लोग यहाँ रखते हैं वो किसके रखते हैं, सोल्यूट के रखते हैं। तो सोल्यूट तो हमने और ऐड करा ही नहीं है ना, तो सोल्यूट और ऐड नहीं करा तो नंबर ऑफ मोल भी चेंज नहीं होंगे। तो मोलैरिटी क्या होगी, जो हमने स्टार्टिंग में सोल्यूशन लिया था वो हो जाएगी n अपॉन में v1। मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। और दूसरे की जो डाइल्यूशन करने के बाद है उसकी क्या हो जाएगी, मोलैरिटी m2 नंबर ऑफ मोल अपॉन में वॉल्यूम 2। तो देखिए दोनों में नंबर ऑफ मोल सेम है, तो नंबर ऑफ मोल क्या हो जाएगा, m1 इंटू v1, यहाँ पे क्या हो जाएगा m2 इंटू v2। तो नंबर ऑफ मोल सेम है तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। सेम उसी तरीके से नॉर्मेलिटी चलेगी। नॉर्मेलिटी अगर फर्स्ट n1 थी तो दोबारा n2 हो जाएगी, वॉल्यूम v1 थी तो वॉल्यूम v2 हो जाएगी। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला इक्विवेलेंट मोल अपॉन में वॉल्यूम, इक्विवेलेंट मोल अपॉन में वॉल्यूम डाइल्यूशन के बाद। इक्विवेलेंट मोल चेंज नहीं होंगे तो इक्विवेलेंट मोल क्या हो जाएगा, n1 v1, यहां से इक्विवेलेंट मोल क्या हो जाएगा, n2 v2। ये दोनों इक्वल हैं तो हम लोग इन दोनों को भी इक्वल लिख सकते हैं। तो नॉर्मेलिटी हो जाएगी हमारी n1 v1 इज इक्वल टू n2 v2। बस दोनों में फर्क क्या आया, यहाँ पे फर्क आया कि यहाँ पे नंबर ऑफ मोल है और यहाँ पे क्या है, इक्विवेलेंट मोल है। तो आपको इक्विवेलेंट मोल निकालना पड़ेगा, जो मैंने आपको पीछे बहुत अच्छे से समझा दिया है। आइए आगे चलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोलैरिटी नॉर्मेलिटी का मिक्सचर। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों ने दो मिक्सचर लिए, तो दो मिक्सचर में सबसे पहले इस मिक्सचर के अगर हम लोग मोल देखें तो m1 v1 होगा, इस मिक्सचर के मोल देखें तो m2 v2 होगा। जो मिक्सचर हमारे पास आया, अब जो इन दोनों सॉल्यूशन को मिलाने पर जो मिक्सचर हमारे पास आया उसकी मोलैरिटी कैसे निकालेंगे। मोलैरिटी का फॉर्मूला तो वही रहेगा ना, m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल अपॉन में वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या रहेगी, टोटल, और मोल भी क्या रहेंगे, टोटल, जो इन दोनों में मोल थे और जो इन दोनों की वॉल्यूम थी वो। तो मिक्सचर की मोलैरिटी क्या हो गई, टोटल मोल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, यानी v1 प्लस v2। अब आप इन दोनों की वैल्यूज जो है फॉर्मूले जो है सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। तो मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर की हमारे पास जो फॉर्मूला था वो क्या आ गया, m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि फॉर्मूला ड्राइव कैसे हो। बहुत ही सिंपल है, इन दोनों के मोल ऐड करें, ठीक है, और इन दोनों की वॉल्यूम ऐड करें। इन दोनों के मोल थे m1 v1 प्लस m2 v2, m1 v1 प्लस m2 v2, और वॉल्यूम क्या v1 प्लस v2। तो आपने एक फॉर्मूला ड्राइव करना सीख लिया। ठीक है, अब आया जी नॉर्मेलिटी पे। नॉर्मेलिटी भी सेम भाई चलेगी, यहाँ पे नॉर्मेलिटी रहेगी, यहाँ पे यहाँ पे इक्विवेलेंट मोल है, ये क्या है, इक्विवेलेंट मोल, ध्यान रखना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट मोल क्या रहेंगे, n1 v1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा n2 v2। तो जो फाइनल मिक्सचर की मोलैरिटी क्या आएगी, वो यही तो आएगी, टोटल इक्विवेलेंट मोल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। तो टोटल इक्विवेलेंट मोल क्या हो जाएंगे, n1 प्लस n2 मोल के लिए, और v1 प्लस v2 से डिवाइड करेंगे।
तो N1V1 प्लस N2V2 ये टोटल मोल है हमारे पास, और डिवाइड करेंगे उसको टोटल वॉल्यूम से, ठीक है। तो ये हमारी नॉर्मेलिटी आ गई मिक्सचर की। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है, ये पूरा नहीं है कंसेप्ट। क्यों पूरा नहीं है? क्योंकि जो ये मिक्सचर है आपका, ये एसिड या एसिड का मिक्सचर होगा या बेस का मिक्सचर होगा। एसिड या एसिड का मिक्सचर होगा या बेस का मिक्सचर होगा, ठीक है। तब आप इस फॉर्मूले को लगा सकते हो। लेकिन अब आपके दिमाग में यही डाउट चल रहा होगा कि जब हम लोग एसिड और बेस को मिलाएंगे तो क्या फॉर्मूले बनेंगे, क्या वो मैं आपको बताऊंगा? हाँ, मैं वो भी आपको बताऊंगा और बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा भी। उनके भी फॉर्मूले आप ऐसे ही ड्राइव कर सकते हो, ठीक है। तो आज हम लोग बात करते हैं अब मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी की मिक्सचर, जिसमें हम लोग एसिड और बेस को आपस में मिलाएंगे। बहुत सिंपल से मैं आपको बेसिक कंसेप्ट समझाऊंगा और जो फॉर्मूला बना है उसको बनाना सिखाऊंगा। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, और मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ बात वगैरह करने में। जितना भी कंसेप्ट है वो समझाने की ही कोशिश करता हूँ पूरा इसके अंदर। सॉरी। तो चलते हैं आगे। आपने मिलाया एसिड और बेस, ठीक है। तो मैंने कुछ क्वांटिटीज ली हुई है यहाँ पर। मान लीजिए HCl मैंने लिया 4 लीटर और 0.5 मोलर था, ठीक है। यानी मोलारिटी कितनी है उसकी? 0.5। 2 लीटर लिया मैंने NaOH और उसकी मोलारिटी थी 0.5। तो नंबर ऑफ मोल निकाल लीजिए। M1 इंटू V1 करेंगे तो नंबर ऑफ मोल आ जाएगा आपके पास 2। यहाँ से नंबर ऑफ मोल निकाल लीजिए, तो मोलारिटी इंटू वॉल्यूम करेंगे तो नंबर ऑफ मोल कितने आ जाएंगे? 1। तो HCl के नंबर ऑफ मोल कितने हैं? 2, और NaOH के नंबर ऑफ मोल कितने हैं? 1, ठीक है। तो आगे चलते हैं। रिएक्शन हमारी क्या कहती है कि HCl प्लस NaOH गिव्स NaCl प्लस H2O। तो HCl हमारा, अगर देखिए रिएक्शन सबसे पहले आपको बैलेंस करनी बहुत जरूरी है। रिएक्शन हमारी क्या है? बैलेंस्ड है। तो 1 मोल HCl रिएक्ट करता है 1 मोल NaOH से। ये 1 कहां से लिखा मैंने? ये 1 यहां से लिखा कि 1 मोल HCl रिएक्ट करता है 1 मोल NaOH से। तो 1 मोल NaCl एंड 1 मोल H2O वो बनाता है। तो आपने देखा कि आपके पास HCl कितना है? 2 मोल, और NaOH कितना है? 1 मोल। तो इस 2 को कितना मोल चाहिए? 2 मोल चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितना है? 1 मोल। तो इसमें से सिर्फ एक ही मोल रिएक्ट होगा, और जो इसका 1 मोल है वो क्या बच जाएगा? अनरिएक्टिव बच जाएगा। 1 मोल क्या बन जाएगा? अनरिएक्टिव। अब हमें देखना, HCl का 1 मोल अनरिएक्टिव बचा है, तो यानी जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा? एसिडिक होगा। सॉल्यूशन हमारा कैसा होगा? एसिडिक होगा, क्योंकि उसमें H के आयंस बचेंगे। क्योंकि उसमें HCl बचा है तो उसमें H के आयंस एक्स्ट्रा रहेंगे। ये क्वेश्चन आपने 10th क्लास में आपके आगे आया था कि क्या कोई ऐसा सॉल्यूशन हो सकता है, क्या कोई ऐसा एसिडिक सॉल्यूशन हो सकता है जिसमें OH नेगेटिव आयंस हो? तो हाँ, ऐसा हो सकता है, क्योंकि OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन कम होगी और H आयंस की कंसंट्रेशन उसके अंदर ज्यादा होगी, इसलिए वो क्या होगा? एसिडिक सॉल्यूशन होगा। तो एसिड का 1 मोल अनरिएक्टिव रह गया। तो अब हमें जो मोलारिटी निकालनी होती है मिक्सचर के केस में, वो उसी की निकालनी होती है। तो अगर आप मोलारिटी निकालो तो नंबर ऑफ मोल कितने बचे? 1 डिवाइड बाय हम लोग किससे करते हैं? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम सॉल्यूशन टोटल कितनी हो जाएगी? 4 + 2, ठीक है। टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेंगे ना, तो मोलारिटी कितनी आ जाएगी? 1/6। ये चीज आपने निकाल ली। अब इसी चीज से मैं आपको फॉर्मूला ड्राइव करना सिखाऊंगा। देखिए, आपने एक्चुअली में करा क्या? आपने 2 में से 1 को माइनस करा। आपने 2 में से 1 को क्या करा? माइनस करा। यानी आपने एसिड के मोल में से बेस के मोल को माइनस करा, तभी आपके पास मोल आया। तो मोलारिटी ऑफ मिक्सचर निकालने के लिए MaVa ये मोल ऑफ एसिड तो है। MaVa क्या? मोल ऑफ एसिड माइनस मोल ऑफ बेस, और नीचे क्या करना है? डिवाइड किससे करना है? टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो आपका ये फॉर्मूला बन गया। आप इसी फॉर्मूले को नॉर्मेलिटी के लिए भी बना सकते हैं। इसी फॉर्मूले को नॉर्मेलिटी के लिए भी बना सकते हैं। तो मैं लिख देता हूं एक बार नॉर्मेलिटी के लिए। यहां पर फॉर्मूला NaVa माइनस में NbVb, और टोटल वॉल्यूम से हम लोग क्या करेंगे? उसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ एसिड एंड वॉल्यूम ऑफ बेस सॉल्यूशन के उनके। तो अब आपने देखा इन दोनों में बिल्कुल ही सिमिलर चीजें हैं, अलग नहीं है। बस अलग क्या है? नॉर्मेलिटी। अलग क्या है? नॉर्मेलिटी निकालने का जो तरीका है वो। मोलारिटी के तो आपने सीधा वहां पे 1 मोल लिख दिया, और लेकिन यहां पर जब नॉर्मेलिटी निकालोगे तो इक्विवेलेंट मास निकालोगे, बस उतना ही फर्क है। बाकी कुछ अलग नहीं है। तो हम लोग देख लेते हैं कि जब हमारे पास बेस ज्यादा हो, ठीक है।
अभी तो हमारे पास एसिड ज़्यादा था, तो मान लीजिए कि 2 लीटर सोल्यूशन हमने लिया HCl का 0.5 मोल है, और 4 लीटर सोल्यूशन लिया NaOH का जिसमें हमारे पास 0.5 मोल है। तो अगर हम लोग नंबर ऑफ मोल निकालें तो 1 HCl आ जाएगा, और यहाँ पे 2 मोल आ जाएंगे NaOH के। समझ गए? रिएक्शन वही है, अकॉर्डिंग टू रिएक्शन 1 मोल HCl रिएक्ट करता है 1 मोल NaOH से। तो गिवन कितना है? गिवन है 1 मोल HCl और NaOH कितना है? 2 मोल। तो 1 मोल रिएक्ट करेगा 1 मोल से, यानी 1 मोल NaOH जो हो जाएगा अनरिएक्टिव रह जाएगा। तो 1 मोल HCl अनरिएक्टिव रह जाएगा, तो मोलर मास कितना आ जाएगा, सॉरी मोलारिटी कितनी आ जाएगी हमारी मिक्सचर की? 1 मोल मोल डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी 1 डिवाइड बाय VA प्लस VB, और VA VB क्या है? 2 प्लस 4, ठीक है, 2 प्लस 4 यानी कितना आ जाएगा? 1/6। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है? आपने इस बार बेस के मोल में से माइनस किया है एसिड के मोल को, तो आप फॉर्मूला बना सकते हो, ठीक है। तो आपने क्या किया है? बेस के मोल में से माइनस किया है एसिड के मोल को, और डिवाइड किया है टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से। तो यानी MbVb, ये बेस का मोल तो है, मोल का फॉर्मूला क्या है? मोलारिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है। MbVb माइनस MaVa डिवाइडेड बाय VA प्लस VB। तो नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर भी आपके लिए बन जाएगा NbVb माइनस में NaVa, और आपको डिवाइड करना पड़ेगा VA प्लस VB से, ठीक है, VA प्लस VB से। तो ये आपका जो है टोटल फॉर्मूले जितने भी बनते थे मैंने आपको बना के दिखाए, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको बहुत ही बेसिक कंसेप्ट सिखाया है ताकि आप इन फॉर्मूले को कभी भी पढ़ो तो इजीली ड्राइव कर सको, समझ सको। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, ये जो कंसेप्ट है यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है। इस कंसेप्ट में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आगे आपके आने वाले हैं, जिसमें आप लोग बहुत सी चीजें सीखोगे। न्यूमेरिकल्स जब तक नहीं करोगे तब तक आपको चीजें क्लियर समझ में नहीं आएगी। तो अगर आप लोग कमेंट करके कहते हो कि मेरे को न्यूमेरिकल्स पे वीडियो बनानी चाहिए, तो मैं न्यूमेरिकल्स पे भी वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी हेल्प मिली हो, आपको ये कंसेप्ट समझ में आया हो बहुत अच्छे से, तो प्लीज इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, एंड इस वीडियो को जो है शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ सके।